नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपका बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी जुलाई मंथ में, यानी कि 2022 जुलाई में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं जो कि आपसे हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और हम सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात नहीं करेंगे, जहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट हुई हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, हमारी जो पहली अपॉइंटमेंट है वो है जस्टिस विपिन सांघी। पहले अपना पेन चेंज कर लेते हैं, हम रेड पेन लेंगे इसमें। जस्टिस विपिन सांघी जो हैं चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड हाई कोर्ट की, तो ये कहाँ पड़ता है? नैनीताल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग, यानी कि जितने भी हाई कोर्ट हैं, कौन सा हाई कोर्ट किस स्टेट के किस शहर में पड़ता है, तो याद रखिएगा नैनीताल में पड़ता है। और 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि 9 नवंबर 2000 वही डेट है जब उत्तराखंड यूपी से निकल के एक अलग स्टेट बना था। आपको पता होगा ना, ये याद रखिएगा। और हमारे जो अगले हैं वो हैं जस्टिस उज्जवल भुयान। ये आप उनकी फोटो देख सकते हो, उज्जवल भुयान। और इनको तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें क्या होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं, ऐसे ही हाई कोर्ट के अंदर भी चीफ जस्टिस होते हैं। तो ये वो अपॉइंट हुए हैं। और इसकी अगर मैं लोकेशन बताऊं तो ये हैदराबाद में पड़ता है। 1954 में जो ये तेलंगाना का हाई कोर्ट है ये बना था। अभी देखो क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता दूं, 2014 में आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था? तेलंगाना अलग हो गया था। तो 2014 से लेके 2019 तक एक कॉमन हाई कोर्ट हुआ करता था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, जो कि था हैदराबाद का। लेकिन जनवरी कितना, जनवरी 1 से, जनवरी 1 2019 से आंध्रा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ बन गया है अभी? कहाँ पे? आपके अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल होने वाली है। क्योंकि और एक और बात सुन लीजिए, 1954 1954 में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा देश था, पहला ऐसा सॉरी स्टेट था जो लैंग्वेज के बेस पे बना था। मान की उनकी जो भाषा थी तमिल, वो अलग थी, इसीलिए मद्रास से निकल के आंध्र प्रदेश को एक स्टेट बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा अगला देखिए, 4 अपॉइंटमेंट आपकी जस्टिस से रिलेटेड है जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। अगले हैं हमारे अजमत एहतमास शाम सैयद। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। आप फोटो से भी याद रख सकते हो। और अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने जैसे आपसे अगेन कहा कि जो हाई कोर्ट्स हैं स्टेट के, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ पड़ता है? शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। और 25 जनवरी 1971 को ये क्या बना था? हाई कोर्ट जो है बना था। और 1971 यही वो डेट है जब हिमाचल प्रदेश भी एक स्टेट बना था। कौन सी? इंडिया की 18वीं स्टेट बना था। और 1971 से एक और चीज याद रखिएगा, एग्जाम में जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर, क्योंकि 1971 में ही बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो गया था। याद हो तो याद, अच्छी बात है, अगर ना हो तो यहाँ से आपको याद रहेगा। अगले जो हमारे जस्टिस के हैं इनकी बात करेंगे, सिंधे सामाजी शिवाजी। इनकी अगर मैं बात करूं तो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। और जोधपुर में पड़ता है राजस्थान का हाई कोर्ट, ये जरूर याद रखिएगा। और 29 अगस्त 1949 को राजस्थान का जो हाई कोर्ट है ये बना था। और 1949 को ही राजस्थान स्टेट जो है फॉर्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 4 आपके हाई कोर्ट के जज थे, यानी कि चीफ जस्टिस थे। अगले हमारे हैं SL थाउसेन। इनका जरूर ये आप देखिए, एसएसबी के कौन अपॉइंट हुए हैं ये? तो एसएसबी के डायरेक्टर जनरल, यानी कि डीजी, डीजी अपॉइंट हुए हैं ये। अगर इनकी मैं बात करूं तो जो एसएसबी है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल है, ये क्या करते हैं? गार्ड करता है। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे लिखा भी है, मैंने लिख के दिया है आपको, हमारी 7, यानी कि 7 सीएपीएफ हैं, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, 7 हैं। उसमें से जो सतत सीमा बल है ये एक है, ये क्या करती है? नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ शेयर करता है, उसको गार्ड करती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो सीएपीएफ है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं और सेकंड बात करें तो एसएसबी की, तो 1963 में इसको बना था। अब ये 1963 में ही क्यों बनी थी एसएसबी जो है? क्योंकि 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था और हम लूज गए थे, क्योंकि उसको हार गए थे। साइनो मतलब होता है चाइना के साथ जो वॉर हुआ था। उसके बाद में एसएसबी की स्थापना की गई। और बाकी अगर जो हमारी अलग से मैंने जैसे बताया 7 हैं, तो देखिए सबसे एक है असम राइफल, सीआईएसएफ, ठीक है, और सीआरपीएफ, आपकी सीआरपीएफ, एनएसजी। और कौन सा रह गया आपका? असम राइफल हो गई, सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, एनएसजी हो गई, बीएसएफ हो गई आपकी,
ठीक है, बीएसएफ हो गई और आईटीबीपी हो गई आपकी, आईटीबीपी। ये टोटल 7 हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। इसमें जो असम राइफल है, इसके जितने भी ऑपरेशंस हैं इनसे हटके, क्योंकि ये डिफेंस यानी कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंडर काम करती है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नलिन नेगी, ये आप फोटो देख सकते हो, नलिन नेगी जो है क्या बने हैं, फुल टाइम सीईओ बन गए हैं भारत पे के। अब भारत पे के बारे में बात कर सकते हैं क्या होता है। तो देखिए भारत क्या है, भारत पे एक आप ऐसे समझिए कि एक कॉमन इंटरफेरेंस है। मतलब आप क्या करोगे, सारी सर्विस ये सबके साथ जुड़ा हुआ है, बस इसका क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और अपना पेमेंट का आप सेटलमेंट कर सकते हो। जैसा कि मास्टर कार्ड, रुपए, रुपए आपको पता होगा इंडिया का है, मास्टर कार्ड यूएसए का है, वीजा भी यूएसए का है, और अमेरिकन एक्सप्रेस भी वीजे ये जो है यूएसए का है। और सभी बैंक के साथ क्या करता है, इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब ये जो सिंपल कोड है ना, आपको ये स्कैन करना है, आपको कोई हेडक नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपका रुपया बस भारत पे का ही स्कैन कीजिए और ये जहां भी जैसे भी जिस अकाउंट में, चाहे अमेरिका का हो चाहे कहीं का हो, ये सेटल कर देगा उसको। तो ये है भारत पे। इसकी अगर बात करूं तो क्या होता है, क्यूआर कोड पेमेंट। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, याद रखिएगा। इसको ओन कौन करता है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 20 फरवरी 2017 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिए, अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग ही। नटराजन सुंदराजन, इनको क्या अपॉइंट किया गया है, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब ये बहुत लंबा चौड़ा नाम हो गया, चलो मैं बताता हूँ। 2021-22 का जो बजट था उसमें निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया था, यानी कि ऐसी बैंक्स या फिर ऐसी जो फर्म्स हैं जिनके एनपीए, एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उन्होंने जो लोन दिए और वो जो जिन्होंने लोन लिया वो लोन को पेमेंट नहीं कर पाते, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली तो बैंक का नुकसान हुआ ना। तो उस चीज को कम करने के लिए ये क्या है, एक कंपनी बनाई गई, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यानी कि उस कंपनी के जो भी असेट्स होंगे उसको क्या करेगी, ये कंपनी एक्वायर कर लेगी और फिर अपने अकॉर्डिंग उसकी स्टाफिंग कैसे काम करेगी, उसके असेट को सेल करना है या कैसे यूज करना है, ये सारे काम करेगी। तो बस आप इतना याद रखिएगा। इसके जो अभी फुल टाइम डायरेक्टर है वो नटराजन सुंदराजन अपॉइंट किए गए हैं और यहाँ पे सेम बात लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारी जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है राजेश गेरा। अगर हम राजेश गेरा के बारे में बात करें तो ये कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की अगर बात करें तो ये क्या है, देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या है, एक बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। इसके बारे में क्या है, इंडिया की जैसे कोई भी स्कीम या फिर कोई भी ऐप लॉन्च होती है तो उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराना, कैसे ऐप लॉन्च होगी, या कोई पोर्टल यानी कि जिस पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट डालते हो, जैसे आप आरटीआई की एक्ट डालते हो, तो उसको भी कौन गवर्न करता है बैक से, उसको भी एनआईसी ही गवर्न करता है। तो याद रखिएगा ये एनआईसी का काम है। अब एनआईसी मैंने जैसे कहा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जिसके मिनिस्टर कौन है, अश्वनी वैष्णव, याद रखिएगा अश्वनी वैष्णव। और जो प्रेजेंट में हमारे कौन है, रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है एक मिनिस्टर कई कई मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं। और जैसे मैंने कहा आईटी कंसल्टेंसी देती है, और इंक्लूडिंग बट और क्या है, आर्किटेक्चर जो भी इंप्लीमेंटेशन है, जैसे टीसीएस है, टीसीएस क्या एक प्राइवेट कंपनी है, उसी की तरह एनआईसी एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है जो सेम तरीके का काम करती है गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारी अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अश्वनी भाटिया, अगर मैं अश्वनी भाटिया की बात करूं तो इनको क्या हुआ है, होल फुल टाइम मेंबर बनाया गया है मार्केट रेगुलेटर सेबी। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी का काम क्या होता है, तो देखिए सेबी का काम ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, तो उनके जो इन्वेस्ट किया है उनसे जो वादे किए गए हैं कि आपको इतने % का रिटर्न मिलेगा, इतनी इतनी आपको सुविधाएं होंगी, तो वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट को क्या करता है, एक सेफ गार्ड देता है कि हाँ भाई मिलेगा, अगर नहीं मिला तो सेबी में कंप्लेन करो, सेबी उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट को जो वादे किए गए हैं उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट रेट और उसको चीज़ें नहीं लौटाई जाएंगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, माहौल खराब होगा मार्केट का। इसीलिए क्या होता है, सेबी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं बात करूं अगर सेबी की, तो देखिए जैसा मैंने कहा फुल ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 को इसको, ठीक है। और ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बाद में इसको स्टेचुरी पावर दे दी गई 30 जनवरी 1992 को। अब ये स्टेचुरी और एग्जीक्यूटिव देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो नहीं मेंशन होती, क्या कहते हैं, स्टेचुरी बॉडी और ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो अब देखिए 3 तरह की बॉडी होती हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो लिखा है, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक होती है स्टैच्यूरी बॉडी, स्टैच्यूरी बॉडी, और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी वो बॉडी होती है
जो कि बिना पार्लियामेंट के एक्ट के, यानी कि कोई काम करना है बस उस काम करने के लिए बनाई गई है, बस उस काम के लिए है, वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। और जो स्टेचुरी बॉडी होती है, अगर मैं स्टेचुरी बॉडी की बात करूं तो स्टेचुरी वो होती है जो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एक्ट लाया गया और दोनों सदनों से पास किया गया, जब जो बॉडी बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेचुरी बॉडी, जो कि ये बाद में बन गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होती है। तो याद रखिएगा 3 तरह की बॉडी होती हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है अल्विन सी। अब जो भी जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि भाई चाइनीज नाम है तो हम भी कह नहीं सकते किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा। इनको क्या किया गया है, जनरल मैनेजर अपॉइंट किया गया है Xiaomi इंडिया का, क्योंकि Xiaomi एक चाइनीज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जिनजियान कहाँ पर है, चाइना के अंदर है। बहुत सस्ते फ़ोन बेचती है। और आपको मैं बता सकता हूँ, जहाँ तक है मोस्ट ऑफ लोग चाइना हम Xiaomi की फ़ोन यूज करते हैं। अभी तो मार्केट से सबसे ज़्यादा Xiaomi लेके बैठा है। अगर बात करें इसकी तो ज़्यादा कुछ आपको याद करना नहीं है। 2017 में Xiaomi ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में पहले अपने ऑपरेशन लॉन्च किए थे। तब से आप देख सकते हो एकदम फ्लडिंग हो गई है चाइनीज फ़ोन की, और जिस चीप रेट पे फ़ोन देते हैं। अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड न्यूज़ भी आई थी कि 12,000 यानी कितना 12,000 से कम के जितने भी फ़ोन हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि जो 12,000 से कम सेगमेंट के फ़ोन हैं हम उनको बैन करेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो अगली हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो है मनी में खलाई। मनी में खलाई, भाई नाम याद रखना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि आपको नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, या फिर आप 2-4 बार इसको पढ़ोगे ना, जैसे ही एग्जाम में आएगा आप तुरंत से टिक कर दोगे ऑप्शन देख के। इनको क्या बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। आप इनकी फोटो देख सकते हो। ये एक नेशनलाइज बैंक है। नेशनलाइज मतलब कि इसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास है, बैंक के पास। 51% ओनरशिप किसके पास है, बैंक के पास। ये एक प्राइवेट बैंक नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ते हैं। 1906 में ये स्टैब्लिश हुई थी। ये तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हेडक्वार्टर और कौन है, बस इसका मतलब जो हेड है वो कौन है, 2 चीज याद रखना सबसे मेन है। अगली जो हमारी अपॉइंटमेंट है वो है आलोक कुमार चौधरी। अगर हम आलोक कुमार चौधरी जी के बारे में बात करें तो भाई मैनेजिंग डायरेक्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ते हैं। 1955 में ये बैंक बनी थी। देखिए मैं इसका आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। क्या हुआ था, देखिए कितना था, 1800, सबसे पहले 1804, फिर आप आओ 1840 में। 1804 में क्या बनी, बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक बनी। बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक बनी। फिर बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक। और 1842 में क्या हुआ, फिर बनी आपकी मद्रास, आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। अब ये 3 बैंक बनी, और इन तीनों बैंकों ने क्या करा पता है आपको, इन तीनों बैंक ने 1862 में करेंसी लॉन्च कर दी, खुद की करेंसी लॉन्च कर दी। अब इसके बाद में क्या हुआ, इन तीनों बैंकों को मिला के यहाँ पे आ जाइए, 1921 में एक नई बैंक बनी जिसको बोला गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया 1955 में। 1955 में तब जाके जो आज आप एसबीआई देखते हो वो एसबीआई बनी। तो ये है इतिहास, याद रखिएगा इसके बारे में जरूर। अगर मैं एसबीआई की आपसे बात करूं तो एसबीआई सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। करीब 2.5 लाख लोगों को ये एम्प्लॉय देती है, सोचिए 2.5 लाख। और इसके बारे में अगर देखिए, एसबीआई इज द 43rd लार्जेस्ट बैंक इन वर्ल्ड। सोचिए पूरे वर्ल्ड में टॉप 50 में इसका नाम आता है, इतनी बड़ी बैंक है। इवन आप भी देखते होंगे कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा अकाउंट किसके हैं, और सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो लोग करते हैं वो किस बैंक पे करते हैं, तो वो कौन सी बैंक है, एसबीआई है आपकी। और अगर मार्केट शेयर की बात करें, 23% मार्केट शेयर है इसके पास में असेट से रिगार्डिंग, और 25% शेयर है टोटल डिपॉजिट का। याद रखिए कितनी बड़ी बात है ये। नेक्स्ट हमारी अपॉइंटमेंट है मयंक कुमार अग्रवाल। मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब मैं बात करूं इसकी, तो जो प्रसार भारती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी खुद की क्या है, एक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। जैसे कि आपने देखा होगा आज तक हैं, एनडीटीवी हैं, बहुत सारे हैं। तो ये क्या करते हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन सरकार को अपना बात रखनी हो तो वो कैसे रखेगी। जैसे दूरदर्शन आता था तो उसको कौन गवर्न करता था, प्रसार भारती ही गवर्न करता था। ये आप देख सकते हो, दूरदर्शन का लोगो लगा भी है यहाँ पे, ये रहा आपको। तो याद रखिएगा, इससे सरकार अपनी जो भी चीजें अपनी स्कीम्स को बारे में प्रमोट करना, बताना, तो सरकार की खुद की प्रसार करने के लिए एक एजेंसी संस्था जो भी है प्रसार भारती है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 23 नवंबर 1997 को फॉर्म हुई थी।
और ये क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है, सेटअप की गई थी। पार्लियामेंट कंप्राइजेस दूरदर्शन दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क एंड ऑल इंडिया रेडियो। जैसा मैंने बताया 3 तरह की बॉडी, स्टेचुरी बॉडी है ये, यानी कि पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, यानी कि एक्ट के थ्रू बनाई गई है, पार्लियामेंट में एक्ट लाया गया था। अगली एनजे ओझा, एनजे ओझा को मनरेगा का ओम्बड्समैन अपॉइंट किया गया है। सबसे पहले ये समझिए भाई, ये ओम्बड्समैन क्या होता है। तो देखिए ओम्बड्समैन वो होता है, मान लीजिए कि सरकार ने स्कीम लॉन्च कर दी, अब पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, जो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, यानी कि जिनके अंडर वो स्कीम काम कर रही है, वो अच्छे से उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, करप्शन तो नहीं कर रहे, कहीं जॉब देने के लिए पैसा तो नहीं ले रहे, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, उन सबको सरकारी लोग होंगे, याद रखना, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे उनको ओम्बड्समैन देखेगा। अब बात करें इसकी, तो देखिए ओम्बड्समैन और मनरेगा की अगर मैं बात करूं, तो मनरेगा क्या है, ये एक स्कीम है जो गारंटी देती है कि आपको साल में मिनिमम 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा, इतना याद रखिएगा, मिनिमम 100। और ये रूरल एरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई है। मनरेगा मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जरूर याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। और देखिए जैसा मैंने कहा, लोकपाल एंटी करप्शन ओम्बड्समैन होता है, जो कि क्या करता है, कंप्लेन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, जो कि क्या गए, लोकपाल एक्ट लाया गया था 2013 के अंदर। अब आप कहोगे ओम्बड्समैन और लोकपाल, तो देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप निटिग्रिटी मतलब इसकी डेप्थ में जाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। बस आप इतना याद रखिए, जो भी पब्लिक सर्वेंट है, जो भी पब्लिक सरकार में जॉब करते हैं, बाबू हैं या कोई हैं, वो अगर वो कोई करप्शन करते हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी शिकायत होती है, तो उन सारी चीजों को डील करते हैं ओम्बड्समैन या फिर लोकपाल। और आप ये देख सकते हो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो लाया गया था, ठीक है, आपको अच्छे से याद आ गया होगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह, मिनिस्टर का नाम जरूर याद रखिएगा। इन्होंने मनरेगा के लिए रिसेंटली अभी एक ऐप भी लॉन्च की थी। नेक्स्ट हमारी जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है आर सुब्रमण्यम कुमार। आर सुब्रमण्यम कुमार को सीईओ एंड एमडी अपॉइंट किया गया है आरबीएल बैंक का। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में पड़ते हैं, 1943 में अपॉइंट हुई। रत्नाकर बैंक लिमिटेड, आरबीएल का फुल फॉर्म सबसे मेन हो जाता है आपके लिए, क्या पता फुल फॉर्म ही पूछ लें, तो इसका फुल फॉर्म होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। अगर मैं इसकी बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसा कि मैं अभी बताया। और ये क्या करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कमर्शियल बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है, आपने सभी ने देखा होगा जनधन योजना चली थी, मतलब जनधन योजना के अंदर क्या था, सभी के अकाउंट्स खोले गए थे। अब उसके अंदर क्या था, सबसे मेन जो बात थी कि भाई सबके पास में मिनिमम बैंकिंग फैसिलिटी हो, कम से कम एक अकाउंट हो, उसको कुछ पैसे हो तो वो अकाउंट में आ जाए, या सरकार कोई सब्सिडी दे रही या कोई पैसा दे रही, जो कि बहुत ही साबित हुआ अच्छा कब, जब कोविड का लॉकडाउन लगा, तो सरकार ने जो पैसे भेजे और जो चीज़ें जो भी उन्होंने स्कीम्स लॉन्च की थी उसके अंडर, तो सरकार को डायरेक्ट उनको कोई हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा, सीधे जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में भेज दिए। तो जनधन योजना का ये फायदा था, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। कमर्शियल बैंकिंग, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सारे अकाउंट जो बोलते हैं उनको बोलते हैं कमर्शियल बैंकिंग। तो ये इन सेक्टर्स में काम करती है, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस रत्नाकर बैंक लिमिटेड के जो सुब्रमण्यम कुमार है एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं, खत्म कहानी, आपके लिए इनफ है इतना। नेक्स्ट राधा एनागर प्लम्ब, अगेन आई एम सॉरी टू प्रोनाउंस दिस नेम, अगर आपको अच्छे से पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये कौन है, चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट हुई हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इन यूएसए पेंटागन। अब देखिए यूएसए के अंदर जो सबसे ऊंची पोस्ट है डिफेंस की, तो उन्हें डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ रक्षा मंत्री बोलते हैं उनको, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनके यहाँ सेक्रेटरी बोला जाता है, तो वो है लॉर्ड ऑस्टिन। उनके नीचे हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी, तो उनकी असिस्टेंट यानी कि उनके अंडर काम करेंगे ये। अब इनके बारे में बात कर लें भाई, तो देखिए करियर, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च इनसाइट फॉर द ट्रस्ट एंड सेफ्टी ऑफ गूगल, भाई गूगल में काम किया है, फेसबुक में भी काम किया है। और भाई इनकी स्टडी के बारे में तो क्या ही कहना, MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ी है। अगर आप दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालोगे ना, कहीं भी पूरी दुनिया की सबसे नंबर 1 पे आती है MIT। और आपको एक एग्जांपल और दूं, MIT इतनी बड़ी चीज़ है कि आपने एक मूवी देखी होगी आयरन मैन, उसमें जो टोनी स्टार्क है वो कहाँ से पढ़ा होता है, MIT से ही पढ़ा होता है। और ये आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और पेंटागन में बैठा करेंगे ये, सोचिए। ये देखिए आप पेंटागन की कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। जैसे कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति भवन है, कभी देखना तो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में क्या होता है, वित्त मंत्रालय, साउथ ब्लॉक में क्या डिफेंस मंत्रालय हमारा पूरा वहाँ बैठता है। तो ऐसे यूएसए की जितनी भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सारी कमांड यहाँ से ही कंट्रोल होती हैं। जब 26/11 इंडिया में हुआ था, 9/11 जब हुआ था, तो सीधा प्लेन दे मारा था इसकी एक बॉल में, इतनी बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था वो, सोचिए।
जो 9/11 हुआ था यूएसए के अंदर, सीधा प्लेन पेंटागन में, जहां से पूरे दुनिया की सबसे सेफ जगह माना जाता है इसको, तो याद रखिएगा पेंटागन को भी। और देखिए हमारी अगली अपॉइंटमेंट है जस्टिस बी एस पाटिल। जस्टिस बी एस पाटिल को क्या किया गया है, अभी लोकायुक्त अपॉइंट किया गया है कर्नाटक का। अब अभी मैंने कहा आपसे लोकपाल, अभी आ गया लोकायुक्त। ये क्या होता है, तो देखिए लोकपाल क्या होता है, वो नेशनल लेवल पे होता है, यानी कि नेशनल लेवल पे। लोकायुक्त क्या है, सिर्फ एक विद इन स्टेट, यानी कि सिर्फ एक स्टेट कर्नाटक के हुए हैं तो सिर्फ कर्नाटक के मामले ही ये डील करेंगे। जैसा मैंने कहा क्विकली एड्रेस द ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें। शिकायतों को देखेंगे, जो भी गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर हैं उनसे रिलेटेड किसी ने शिकायत की कि भाई ये करप्शन कर रहे हैं, या फिर शिकायत मतलब हमारे काम नहीं कर रहे, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनको कौन देखता है, लोकायुक्त देखेंगे। अब इसके बारे में और बात करें तो देखिए मेकिंग पावरफुल डिटरेंट अगेंस्ट द करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम। सीधी बात है कि भाई देखो जब कोई करप्शन करेगा तो भाई अब हम आम आदमी तो कर नहीं सकते उसको शिकायत, तो उसके लिए ये बिठाए गए हैं लोकायुक्त। याद रखिएगा जस्टिस बी एस पाटिल कर्नाटका के लिए। नेक्स्ट हमजा अब्दी वारे, याद रखिएगा जरूर, हमजा अब्दी वारे कौन है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं किस कंट्री के, तो इनके बारे में बात करें तो देखिए सोमालिया, खाली सोमालिया कहना ठीक नहीं रहेगा, पूरा नाम ले लेते हैं, इज्जत दे देते हैं जब हमें लोग देते हैं तो इसका पूरा नाम है द फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया। ठीक है, फोटो देखिए, ये फ्लैग है, क्या पता फ्लैग ही पूछ रहे हैं। अब सोमालिया के बारे में डिस्कस करते हैं। कैपिटल है मोगादिशु, और यहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है, सोमाली सिलिंग। और जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इस्लामिक मतलब जो वो फॉलो करते हैं रिलीजन धर्म, वो है सुन्नी इस्लाम, या सुन्नी होते हैं ना तो सुन्नी है। और बात करें लैंग्वेज तो सोमाली और अरबिक बोली जाती है। अब देखिए सोमालिया आया ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ आपको, अगर सोमालिया के बारे में, ये देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पड़ती है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कितनी कंट्री आती हैं, तो 3 कंट्री, इथोपिया, केन्या, एक मिनट मैं पेन चेंज करता हूँ अपना, ये देखिए इथोपिया, केन्या, सोमालिया, तीनों कंट्री मिलकर हॉर्न बनाती हैं। आपको दिख रहा है ना ये हॉर्न टाइप का, ये तो इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। मैंने बता दिया इथोपिया की कैपिटल क्या है, अदिस अबाबा, केन्या की नायरोबी। अब देखिए सोमालिया के अंदर दिक्कत क्या पता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सोमालिया के अंदर है बहुत ही ज्यादा गरीबी, जितने भी एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं हमारे, कितने 17 है ना, यूनाइटेड नेशन ने जो 2015 में दिए थे, 2030 तक हर कंट्री को अचीव करने ही करने हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जितने भी हैं सब में सबसे लो परफॉर्मेंस करता है। और सबसे बड़ा इशू है यहाँ पायरेसी, सिविल वॉर। पायरेसी मतलब जो लूटपाट करते हैं, जो भी शिप्स आई वहां से लूट लिया, फिरौती ले ली, मतलब पैसे लिए और छोड़ दिया फिर इस तरीके से। और अगर आपको सोमालिया का सिविल वॉर समझना है ना, तो देखिए मेरी ये आदत है, मैं आपको एक मूवी है ब्लैक हॉक, ब्लैक हॉक डाउन, ये मूवी जरूर देखिएगा, हिंदी में अवेलेबल है, 2001 में लॉन्च हुई थी, जरूर देखिएगा, रिलीज हुई थी, लॉन्च तो क्या ही होगी मूवी, अगर आपको टाइम मिले कभी। नेक्स्ट ये देखिए रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जी कौन है, ये यूनाइटेड नेशन में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो देखिए जैसे यूनाइटेड नेशन है वहाँ पे डे टू डे का काम होता है, सारे के सारे काम किए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कोई फ्लाई करेगा रोज आएगा, तो एक जो मतलब एम्बेसडर हैं या फिर एक जो लोग हैं हमेशा यूनाइटेड नेशन में रहते हैं, जो इंडिया की बातें रखते हैं, जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ भी हैं, सारी चीज़ों को मतलब हर समय इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें हमेशा के लिए। तो ये अभी अपॉइंट की गई हैं रुचिरा कंबोज। अब इनके बारे में बात करें तो 1987 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। ये क्या है, इंडियन फॉरेन सर्विस। जैसे अगर आप यूपीएससी क्लियर करता है कोई, तो आईएएस आईपीएस ये सर्विस होती है ना, ये आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, तो ऐसी तरीके से आईएफएस होती है, याद रखिएगा। और एक और होती है आईएफओएस करके लिखते हैं उसको, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये भी याद रखिएगा। अभी मैं इनके बारे में फर्दर बात करूं तो इनसे पहले कौन था, तो इनसे पहले हमारे टीएस त्रिमूर्ति साहब थे, जो कि उनको रिप्लेस करके अभी ये हमारी जो मैम है ये बनी है। अब ये क्या है, इससे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर हाई कमिश्नर रह चुकी हैं, ठीक है। अभी और जी क्या है, भूटान के अंदर जो है पहली फीमेल एम्बेसडर थी इंडिया की तरफ से। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, उसके अंदर भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और 1987 बैच की सोचिए टॉपर रह चुकी हैं, ये कितनी बड़ी बात है भाई, यूएन तक तो पहुंचना ही था जब इतना बड़ी बात है तो, ठीक है। नेक्स्ट गुस्तावो पेत्रो। गुस्तावो पेत्रो क्या हुए हैं, जो कोलंबिया कंट्री है वहाँ के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। अब इसमें नई बात तो है कि भाई देखो इतनी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोलंबिया के
पहले लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट हैं, यानी कि लेफ्ट विंग का अगर मैं मतलब बताऊं तो सिंपल ही समझिए कि पहले ये क्या थे, एक फाइटर थे, जो इनकी सरकार थी खुद की, उसके ही अगेंस्ट लड़ रहे थे ये, और अभी क्या हुआ, प्रेसिडेंट बन गए, इसलिए इनको लेफ्ट विंग बोला जा रहा है। इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिशियन हैं। अगर बात करूं 2022 में बन चुके हैं, पहले गुरिल्ला फाइटर रह चुके हैं। कोलंबिया की कैपिटल क्या है, बोगोता, और यहाँ की जो करेंसी है वो कोलंबियन पेसो। और क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है वो फॉलो किया जाता है, और लैंग्वेज बोली जाती है स्पेनिश, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है। और ये आप फ्लैग देख सकते हो कोलंबिया का। अभी हमारे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर डीजे पांडियन। ये कौन है भाई, इनके बारे में तो ये क्या हुआ है, डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन याद होना चाहिए कि गिफ्ट सिटी कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है गुजरात के अंदर, जरूर याद रखिएगा। अब गिफ्ट सिटी की बात करूँ तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। अब इसकी बात करें, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अहमदाबाद गुजरात में पड़ती है। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ग्रीनफील्ड। देखिए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब सिंपल होता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल जीरो से शुरू किया गया हो। लाइक जैसे मान लो कोई खाली स्पेस है, कोई खेत है या फिर कोई खाली पार्क पड़ा है, वहां पे एक सिंगल बिल्डिंग ना हो, ना कुछ भी हो, स्क्रैच बिल्कुल जीरो से लेके पूरा बनाएगा, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड। याद रखिएगा, अगर वहां बना होता कुछ भी, एक बिल्डिंग भी बनी होती, तो उसको ग्रीनफील्ड नहीं बोलते हम। अब इसकी अगर मैं बात करूं, ये करती क्या है, तो ये क्या करती है, देखिए भाई, फाइनेंशियल सर्विसेज और क्या टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मान लीजिए कल को जैसे टीसीएस है, टीसीएस के हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है और गुजरात के अंदर है। ये क्या करेगी, अमेजोन को कोई मान लीजिए हेडक्वार्टर चाहिए अपना, तो गुजरात में आओ, गिफ्ट सिटी के अंदर खोलो, सारी सर कोई हेडक नहीं, कोई मचमचबाजी नहीं आपकी, चुपचाप आइए, आपको स्पेस हम देंगे, सारी सर्विसेज हम देंगे, बस अपना काम कीजिए। तो इसलिए इसको बनाया गया है। और ये देखिए क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, आप देख सकते हो, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। इस तरीके से बिल्डिंग बनेगी एकदम टॉप क्लास की। नेक्स्ट, आईपीएस ऑफिसर दिनकर गुप्ता जी। ये कौन है भैया, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल, इनको अपॉइंट किया गया है। अब मैं एनआईए की बात करूं तो काउंटर टेररिज्म के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टास्क फोर्स है। आप अक्सर सुनते होंगे कि एनआईए ने दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट रोका, या फिर एनआईए ने इसकी छानबीन कर दी, एनआईए ने जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो उसकी भी एनआईए ने जांच की थी, करीब बहुत लंबी एक चार्जशीट फाइल की थी 1 साल के बाद में। सॉरी। एनआईए क्या करता है, इंडिया के अंदर जितनी भी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको लुकअप करता है, यानी कि उसको देखता है, यानी कि सारी कोई टेररिस्ट अटैक ना हो या फिर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, तो ये सारे काम एनआईए करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसके अंदर मैं क्या करूं, अगर आपसे बताऊं तो देखिए, ये किसी भी स्टेट के अंदर जाके बिना स्टेट की परमिशन के कोई भी अपनी छानबीन या अपना काम कर सकता है, बस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इसको अप्रूवल लेना होगा। 2000 एक्ट 2008 में एक्ट लाया गया था, कौन सा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, उसके अंदर इसको बनाया गया था। ये आप लोगो देख सकते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, याद रखिएगा। अगली हमारी अपॉइंटमेंट है परमेश्वरम अय्यर। अय्यर कौन है, नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग 2015 से पहले सारी प्लानिंग्स करने के लिए क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, आपने पढ़ते आ रहे होगे, 2050-51 से स्टार्ट हुआ था और चलता आ रहा है चलता आ रहा है। लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसका नाम बदल के नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उन्हें कुछ फ्लॉस लगे होंगे। अब इसकी बात करें तो देखिए है क्या नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है, जो भी पॉलिसी, कोई नई स्कीम लॉन्च करनी है तो उस स्कीम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सारी स्टेट्स के ऊपर। अब भाई जैसे मान लो कोई स्कीम है, उन्होंने लॉन्च कर दी, तो भाई उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के लिए कुछ और हो सकता है, और हो सकता है कि आप साउथ में उसको लॉन्च करो तो उसकी नीड ही ना हो। तो इसलिए ये सारे काम, यानी कि थिंक टैंक, ये सारे काम कौन करता है, ये नीति आयोग करता है, स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन मिलाता है और उनके इनपुट लेता है। ऐसा नहीं कि बस सरकार ने लॉन्च कर दिया और हमने बता दिया, उनके सबके इनपुट लेता है, इनपुट लेके देन उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है या फिर जो भी पॉसिबल चेंजेस हैं उनको चेंज किया जाता है। अभी नीति आयोग, जैसा मैंने कहा, 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया। इसकी जो पुरानी बॉडी थी उसका नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। और इसके जो चेयरमैन होंगे, याद रखिएगा, इसके चेयरमैन जो देश के पीएम होंगे वो हमेशा इसके चेयरमैन रहेंगे। और इसके जो वाइस चेयरमैन है वो है सुमन बेरी, और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं, परमेश्वरम अय्यर, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आती है ये। नेक्स्ट हमारी अपॉइंटमेंट है अनिल खन्ना। अनिल खन्ना कौन है भैया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड अपॉइंट हुए हैं, बस प्रेसिडेंट हेड जो भी बोल लो आप। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है इंडियन लोगो। अभी बात करें इसकी, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती क्या है, देखिए ये क्या करती है, हमारे यहाँ इंडिया में विद इन इंडिया जितने भी गेम्स होते हैं उनमें हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको देखती है, उनकी
क्या करती है, सर्वेलेंस, मतलब ऐसे सर्वेलेंस नहीं नेगेटिव टर्म में कि भाई कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर उनको क्या करती है, वहां से चूज करती है कि भैया इंडिया को ओलंपिक के अंदर कौन सा प्लेयर रिप्रेजेंट करेगा। और यही सेम करती है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम क्या होते हैं, तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम का सिंपल मतलब है ऐसी कंट्रीज जो एक ना एक टाइम पर किसके, ब्रिटेन यूके के अंदर थी, यूके इनके शासन के अंदर थी, तो वो सारी कंट्री मिलके गेम आयोजित कराती हैं और उनको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम। इंडिया भी उसका मेंबर है। ये देखिए इनकी फोटो। अब बात करूं आईओए की, तो 1927 में बना, ठीक है। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अनिल खन्ना अभी एक्टिंग इसके कौन है, प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी कौन है, राजीव मेहता जी। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, अजय देवगन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गो गैस नाम की कंपनी है एलपीजी सिलेंडर की। याद रखिएगा, ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, बस अजय देवगन से याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारे आईआरएस ऑफिसर नितिन गुप्ता। आईआरएस नितिन गुप्ता कौन है, आईआरएस का मतलब ही बता दूं पहले। आईआरएस का मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ये डायरेक्टर बनाए गए हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अब जो सीनियर मोस्ट आईआरएस यानी कि जो यूपीएससी क्लियर करते हैं और जिनको आईआरएस की सर्विस मिलती है, तो उसमें अगर एक आईआरएस ऑफिसर सबसे ऊपर जा सकता है, सबसे ऊपर, तो वो क्या बन सकता है, सीबीडीटी का चेयरपर्सन बन सकता है। ये भी याद रखिएगा। अब बात करें सीबीडीटी, तो सीबीडीटी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है, यानी कि जो टैक्स स्लैब्स आपको देखा होगा, इतने परसेंट इनकम टैक्स बढ़ा दिया, इतने परसेंट घटा दिया, और जो भी टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, कोई भी चेंजेस करने होते हैं, तो उन सब में अपना इनपुट देता है कि इस तरीके से ऐसे ऐसे कर लीजिए। याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट मोहम्मद जालूद। मोहम्मद जालूद को प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। अब इनकी अगर मैं बात करूं, तो आईडब्ल्यूएफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बॉडी है ओलंपिक के अंदर। सेम वही है कि जो भी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अंदर बेटर परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो सभी किधर जाते हैं, ओलंपिक की तरफ जाते हैं। तो अब ये वाली बॉडी उनको लुकअप करती है। इनकी बात करें तो हेडक्वार्टर लुधियाना स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ते हैं। 192 मेंबर हैं इसके। और 905 यानी कि 1905 में इसकी स्थापना की गई थी, आईडब्ल्यूएफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, हमने यहाँ पर बात तो कर ली इन सभी चीज़ों की कि भाई कैसे है क्या है। अभी टाइम है किसका, अभी ये प्रैक्टिस का टाइम है, अभी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी प्रैक्टिस करते हैं। चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाईकोर्ट के कौन अपॉइंट हुए हैं, करिए अटेम्प्ट, आपके लिए टाइम दिया जा रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर है जस्टिस बिपिन सांघी। और ये कहाँ के हैं, ये तेलंगाना हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ अहमद सैयद जी की, तो ये किसके हुए हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हुए हैं। किसके, हिमाचल प्रदेश। और ये हुए हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। याद रखिएगा। नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है। आई होप आपने अपॉइंट कर लिया होगा। मैं भी अपॉइंट बोलने लग गया आपके चक्कर में। अपॉइंट नहीं, अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो कौन है, SL थाउसेंड। ये कौन है, भारत पे के, BHA आपके, ये हैं भारत पे के। ठीक है, ये हो गए सशस्त्र सीमा बल के। इसके बताइए दोनों, आप बताइए, नटराजन सुंदरराजन। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। याद रखिएगा इनको। और लास्ट वाले ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है। ठीक है। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एन MD एंड CEO ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बड़ा आसान है, अभी 2 मिनट पहले ही आपसे डिस्कस किया है। तो देखिए कौन है, मनी में खलाई जी मैम है, याद रखिएगा। अश्वनी भाटिया, बताइए कौन है। तो देखिए ये कौन है, ये सेबी के हेड अपॉइंट हुए हैं। और ये किसके हुए हैं, सावबी के हेड अपॉइंट हुए हैं। और ये कौन है, आलोक कुमार चौधरी जी, ये कौन है, SBI के डायरेक्टर जो है अपॉइंट हुए हैं अभी। अगला क्वेश्चन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रसार भारती के कौन अपॉइंट हुए हैं, इसका आंसर दीजिए। अपॉइंट कर लिया होगा आपने। मैं अगेन अपॉइंट एंड अपॉइंट बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे बार बार बोलने से आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। और आंसर है मयंक कुमार अग्रवाल। अब इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका हो गया मयंक अग्रवाल। और ये क्वेश्चन मैं कहूँगा बिना देखे अटेम्प्ट करने का ट्राई करना इनको। नेक्स्ट हमारे हैं सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये तो आप आंख बंद करके भी लगा दोगे। ये देखिए। और जितना कंबोज कौन है, UN के अंदर परमानेंट इंडिया की
परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, याद रखिएगा। कितने की हैं? 1987 बैच की हैं भाई, टॉपर रह चुकी हैं, आईएफएस सर्विस से हैं। गुस्तावो पेट्रो, कोलंबिया, याद रहेगा ना आपको। कोलंबिया का कैपिटल बगोता, कोलंबिया, ठीक है। और ऑफिसर दिनकर गुप्ता। और देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका और मैं बताऊं आपको, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर दोगे अगर आपको एग्जाम में आ भी जाए। मैं पूछा आपको सोमालिया, तो देखिए जो रुचिका कंबोज हैं और ऑफिसर दिनकर गुप्ता हैं, ये दो क्वेश्चन दे, हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो जा रहे हैं ना, क्योंकि इंडियन नेम है। आपको लगता है कौन सा हो सकता है? दो एलिमिनेट हो गए, दो आपको याद रखने हैं और आपका काम बन जाएगा और आपका एक नंबर पक्का। तो ऐसे ही थोड़ा एलिमिनेट मेथड का यूज कीजिए। तो ये थी हमारी वीडियो की अंतिम विदाई की समय। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।